everyone, welcome to Edu Uncle and welcome to this new marketing revision part 2. इससे पहले हम लोग पार्ट 1 कर चुके हैं, तो पार्ट 2 को देखने से पहले आप लोग पार्ट 1 भी देखिएगा बिकॉज वहां पर हम लोगों ने मार्केटिंग मैनेजमेंट के जो अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, उनको हमने रिवाइज किया है. ये हमारा सेकेंड पार्ट है जिसमें हम लोग रिमेनिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे. यहाँ पर हम लोग बिल्कुल डेप्थ नॉलेज के अंदर नहीं जाएंगे. ऑब्वियस सी बात है, ये रिवीजन है, तो यहाँ पर हम फटाफट ये देखेंगे कि कौन से टॉपिक के अंदर आप लोगों को कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ने हैं और उन पॉइंट्स के अंदर आप लोगों को अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन आप लोगों को क्या क्या याद रखना है. चलिए फिर शुरू करते हैं अपने पार्ट 2 समरी रिवीजन ऑन मार्केटिंग मैनेजमेंट. हमने लास्ट वाला जो सेशन था उसमें हम लोगों ने मार्केट सेगमेंटेशन कर लिया था, टारगेटिंग, पोजीशनिंग, वो सारे टॉपिक्स हमने वहां पर कर लिए थे. आज का जो हमारा सेशन रहेगा ये बेसिकली एक तरह से डेडिकेटेड रहेगा 4 P's पर. अगर आप मार्केटिंग मैनेजमेंट के पूरे सिलेबस को ध्यान से देखें तो पूरा का पूरा सिलेबस ही इन 4 P's पर डिपेंड है. दैट मीन्स प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. इन चारों ही पीस से रिलेटेड आपको बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं और उन डिसीजंस पर कहीं ना कहीं मार्केटिंग मैनेजमेंट का 80 to 90% आपका सिलेबस वहां पर कवर हो जाता है. तो इसलिए इन चारों पीस को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ करना, नॉलेज के साथ करना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने फर्स्ट पी की, दैट इज प्रोडक्ट. प्रोडक्ट के अंदर आप लोगों को करना है प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट. देखिए, प्रोडक्ट लाइन का मतलब क्या होता है. एक कंपनी जो है गाइस, वो सेवरल जो सेम एक तरह से जो इंटर रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं, ओके, इंटर रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको एक ग्रुप के तहत जो कंपनी है वो क्या करती है, उनको लॉन्च करती है. अब आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक रियल लाइफ एग्जांपल लेकर चलते हैं. आपने देखा होगा कि कई कंपनीज जो हैं वो हेल्थ से रिलेटेड या स्किन केयर से रिलेटेड, हेयर केयर से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट ऐसे निकालती है जिसमें आपको तीनों चारों वो जो प्रोडक्ट आप एक साथ यूज करते हो उनकी पूरी पैकेजिंग आपको प्रोवाइड करती है. और फिर ऊपर से कंपनी ये बोलते कि भी अगर आप ये पूरा पैकेज लेंगे तो आपको इस पर डिस्काउंट मिलेगा. लेकिन वहां पर कंपनी की एक बहुत बड़ी पॉलिसी होती है गाइस. वो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी ने इंटर रिलेटेड प्रोडक्ट्स 4 प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट लाइन के अंदर रखे, तो वहां पर हो सकता है वो 2 से 3 प्रोडक्ट के जो प्राइसेस है वो हाई रख रही है और एक प्रोडक्ट उस पैकेज के अंदर ऐसा डाल देगी जो कि काफी लो प्राइस का होगा. बट वो जो लो प्राइस प्रोडक्ट होगा उसका प्राइस जो है वो कंपनी बाकी के जो 3 to 4 प्रोडक्ट है उनमें अपना जो प्राइस है वो किसी तरह से बैलेंस कर लेगी. प्रोडक्ट लाइन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा आजकल जो कंपनीज हैं वो आपको शैम्पू, देन कंडीशनर, देन वहां पर सीरम, इस तरह की कुछ पैकेजिंग निकाल रहे हैं बिकॉज उनको पता है कि आज का जो कस्टमर है उसको मतलब हेयर से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड वो कितना ज्यादा अवेयर रहता है. तो जब इंटर रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं जो आप अपनी स्किन पर, अपनी हेल्थ पर एक के बाद एक यूज करते हैं, तो वो एक प्रोडक्ट लाइन का वहां पर रूप दे देती है कंपनी और फिर उनके पैकेजेस वहां पर कंपनी क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है कस्टमर्स को ऑन सर्टेन डिस्काउंट. दैट इज प्रोडक्ट लाइन. कई बार एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट लाइन. तो वहां पर ऑप्शंस के अंदर लिख दिया जाता है कि प्रोडक्ट लाइन के अंदर जो इंटर रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो आते हैं, या फिर जो वेरी का मतलब है डिफरेंट प्रोडक्ट्स. तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स नहीं आते, जो एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स को इनमें रखा जाता है. नेक्स्ट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. आप सबको पता होगा देयर आर 4 stages in PLC. The first stage in PLC is introduction. इंट्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, एक कंपनी ने अपना प्रोडक्ट डेवलप कर दिया, उसके बाद वो उसको मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करेगी. दैट मीन्स उसकी टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग करेगी. ठीक है, आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट के अंदर धीरे धीरे कस्टमर की एक्सेप्टेंस को क्या करेगा, गेन करेगा, धीरे धीरे वो कॉम्पिटिशन में अपनी जगह बनाएगा. नेक्स्ट हो जाता है यहाँ पर ग्रोथ. ग्रोथ के अंदर क्या होता है, ग्रोथ के अंदर आपका जो
जो कंपनीज़ के जो प्रोडक्ट हैं वो धीरे-धीरे एक-दूसरे के कॉम्पिटिशन में आते हैं। कॉम्पिटिशन यहाँ पर इंक्रीज़ होता जाता है, सेल्स भी इंक्रीज़ होती है कॉम्पिटिशन इंक्रीज़ होने के साथ। थर्ड हमारी स्टेज आ जाती है यहाँ पर मैच्योरिटी। देखिए, मैच्योरिटी के अंदर क्या होता है कि बहुत यहाँ पर जो कॉम्पिटिशन है वो बहुत ज़्यादा स्टिफ स्टिफ का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाता है। कंपनीज़ की जो सेल्स है वो धीरे-धीरे डिक्रीज़ होनी शुरू हो जाती है बिकॉज़ यहाँ पर इतने सारे कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं इन अ सेम प्रोडक्ट कि वहाँ पर जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो अपने-अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम करना शुरू कर देते हैं ताकि वो कॉम्पिटिशन में बने रहे। तो मैच्योरिटी के अंदर यहाँ पर कंपटीशन हाई हो जाता है, सेल्स डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है? और सबसे लास्ट यहाँ पर आ जाता है आप लोगों का डिक्लाइन। अगर हम डिक्लाइनिंग स्टेज की बात करें तो यहाँ पर कंपनी के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बच जाता है कंपटीशन में बचे रहने के लिए, दैट इज़ योर प्रोडक्ट प्राइस। अगर आपने अपने प्रोडक्ट के प्राइस पर टाइम रहते ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है आपका प्रोडक्ट डिक्लाइनिंग स्टेज के अंदर मार्केट से बाहर हो जाएगा। तो अगर आप चाहे तो अपने प्राइस को एक सही रूप देकर एक सही मायनों में यूज़ करके आप कॉम्पिटिशन में बने रह सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जब सेम प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन इंक्रीज़ हो जाता है, तो वो धीरे-धीरे अपने प्रोडक्ट के प्राइसेज़ को डिक्रीज़ करने लगती है, ओके? फिर हमारा यहाँ पर थर्ड जो टॉपिक है वो आ जाता है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। दैट मीन्स आप यहाँ पर एक नया प्रोडक्ट डेवलप करते हो। इसके अंदर आपकी स्टेजेस में सबसे पहली जो स्टेज आती है वो आती है यहाँ पर न्यू आइडिया जनरेशन। ठीक है, आपके माइंड में एक आइडिया आया, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है स्क्रीनिंग ऑफ आइडियाज। देखो, आइडिया का मतलब यहाँ पर ये नहीं है जो कंपनी के जो मैनेजर्स हैं या जो सीईओज हैं उनके माइंड में ही आइडिया आ सकता है। हो सकता है आपकी कंपनी का जो सेल्स पर्सन है उसके माइंड में कोई आइडिया आया, आपके सेल्स पर्सन ने अपने मैनेजर को बताया, देन उन्होंने पूरी कंपनी के साथ डिस्कस किया। तो न्यू आइडिया जनरेशन का मतलब है कि आइडिया किसी के भी माइंड में आ सकता है, वेदर योर कस्टमर, योर सेल्स पर्सन, योर एम्प्लॉय। फिर वो जितने भी आइडियाज इकट्ठे हुए उन सभी आइडियाज को स्क्रीन किया जाता है। दैट मीन्स ये देखा जाता है ये जितने भी हमारे 10 to 20 आइडियाज जनरेट हुए हैं, अब इनमें से ये देखेंगे कि कौन सा आइडिया इनमें से बेटर रहेगा। तो आपने स्क्रीनिंग ऑफ आइडिया के अंदर फॉर एग्जाम्पल आपने एक आइडिया को कर लिया चूज कि भाई ये जो आइडिया है या ये जो प्रोडक्ट है ये हमारे लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। उसके बाद जो फिर थर्ड स्टेज आएगी उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप करेंगे डिटेल्ड बिजनेस एनालिसिस। अब डिटेल्ड बिजनेस एनालिसिस के अंदर क्या होता है, आपने वो जो आइडिया चूज किया था ना, आपने वो जो प्रोडक्ट चूज किया कि भाई हाँ हम ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे, आप फिर डिटेल्ड बिजनेस एनालिसिस के अंदर ये देखेंगे ये जो प्रोडक्ट है ये कस्टमर के लिए कितना यूजफुल रहेगा और कंपनी के लिए कितना बेनिफिशियल रहेगा। कोई भी प्रोडक्ट तभी बेस्ट कहलाएगा जब वो दोनों ही पार्टीज के लिए बेनिफिशियल प्लस यूजफुल हो। ऐसा ना हो कंपनी के लिए तो भी बेनिफिशियल है बट कस्टमर्स जो है उनके लिए ज्यादा यूजफुल नहीं होगा, या कस्टमर के लिए यूजफुल है बट कंपनी को काफी ज्यादा लॉस उठाना पड़ सकता है, वो इतना प्राइस अपने कस्टमर से चार्ज नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर उस आइडिया से रिलेटेड, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड पूरी डिटेल्ड बिजनेस एनालिसिस यहाँ पर किया जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल आपका जो आइडिया और योर प्रोडक्ट आइडिया वो डिटेल्ड बिजनेस एनालिसिस स्टेप के अंदर पास हो जाता है, दैट मीन्स ये जो प्रोडक्ट है अगर इसको हम लॉन्च करते हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और कस्टमर्स को भी बहुत पसंद आएगा। तो फाइनली आप उस प्रोडक्ट को डेवलप करना शुरू कर देते हो, दैट मीन्स उसका प्रोडक्शन करना शुरू कर देते हो। तो फोर्थ यहाँ पर हमारी स्टेज आ जाती है प्रोडक्ट डेवलपमेंट और यू कैन से प्रोडक्शन। सो प्रोडक्ट डेवलपमेंट, आपने प्रोडक्ट को बना दिया लेकिन कभी भी कोई भी कंपनी है वो शुरू में बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन नहीं करती। वो शुरू में कोई भी जो प्रोडक्ट बनाती है उसकी थोड़ी बहुत यूनिट बनाती है, और वो थोड़ी बहुत यूनिट क्यों बनाती है कंपनी, फॉर द फिफ्थ स्टेज। फिफ्थ स्टेज यहाँ पर हमारी आ जाती है टेस्ट मार्केटिंग। आपने जो वो कुछ एक सैंपल्स बनाए, आप उन सैंपल्स को मार्केट के अंदर उतारोगे और जो आपके कस्टमर
कस्टमर्स होंगे, कुछ सिलेक्टेड कस्टमर्स को आप वो प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए दोगे और आफ्टर सम टाइम उनसे उनका फीडबैक माँगोगे। अगर उन्होंने फीडबैक के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट, कोई सजेशन दिया तो आप उस प्रोडक्ट के अंदर मॉडिफिकेशंस करोगे। और अगर टेस्ट मार्केटिंग के अंदर भी आपका प्रोडक्ट बिल्कुल पास हो जाता है, जो आपकी सिलेक्टेड कस्टमर्स थे उनके द्वारा, या आपने किसी आउटलेट्स पर किसी मॉल के अंदर आपने वो थोड़ी बहुत क्वांटिटी रखी थी प्रोडक्ट की, अगर उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, फिर लास्ट यहाँ पर स्टेज आ जाती है हमारी कमर्शियलाइजेशन। सो कमर्शियलाइजेशन के अंदर आप फिर क्या करते हो, आप लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करना शुरू कर देते हो, हर जगह प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हो, और वहाँ पर आप काफ़ी बड़े-बड़े डिसीजंस लेते हो कि भई आपको वेयर हाउस रखने हैं, आपको कितने लोगों के थ्रू या कितनी क्वांटिटी में आपको प्रोडक्ट अपना मार्केट के अंदर पहुँचाना है। सो द लास्ट स्टेज इज़ कमर्शियलाइजेशन, और सबसे एक्सपेंसिव, सबसे जो खर्चीली जो स्टेज मानी गई है प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर, वो मानी गई है कमर्शियलाइजेशन, बिकॉज़ यहाँ पर आप हर एक चीज़ काफ़ी बड़े लेवल पर यहाँ पर आप करते हो। सो दीज़ आर द स्टेजेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो प्रोडक्ट लाइन क्या है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर 4 स्टेजेस आती है, देन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब इनमें से ना ऑर्डर का क्वेश्चन बहुत अच्छा सेट हो सकता है। फॉर एग्जांपल एग्जामिनर ने आपसे पूछ लिया कि अ, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तो आपको ये 6 स्टेजेस वहां पर दे दी जाएंगी, आपको फिर वो सीक्वेंस में लगानी है, और फिर आपको राइट कोड बताना होगा कि 1 2 3 4 5 6 सही है या 6 5 4 3 2 1 सही है, मीन्स वहां पर आपको कोड्स दिए होंगे। तो इस तरह से आपको कोई भी कंसेप्ट क्लियर होगा तो एग्जामिनर किसी तरह से भी क्वेश्चन सेट कर दे, आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट, अब आपका प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गया, ठीक है, आपने उसको काफी लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस भी कर दिया। अब आप यहाँ पर ये देखेंगे कि आपने ये जो प्रोडक्ट बनाकर तैयार किया है, अब आप इसका प्राइस क्या सेट करेंगे। ठीक है, अब आप फ्री में तो देंगे नहीं कस्टमर्स को, आप उस पर कोई ना कोई प्राइस तो सेट करेंगे, क्योंकि एट लास्ट आपने भी तो प्रोडक्ट इसलिए बनाया ताकि आप प्रॉफिट कमा पाए, और प्रॉफिट मतलब प्राइस कमा पाए आप। सो द प्राइसिंग डिसीजंस के अंदर आप सबसे पहले हम लोग प्राइसिंग पॉलिसीज के बारे में पढ़ते हैं। प्राइसिंग पॉलिसी मेनली आपको 2 टाइप्स की होती है यहाँ पर, स्कीमिंग द क्रीम प्राइसिंग पॉलिसी एंड द पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग पॉलिसी। दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। स्कीमिंग द क्रीम प्राइसिंग पॉलिसी के अंदर क्या होता है, कोई भी कंपनी जो है, जब वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर उतारती है तो स्टार्टिंग स्टेज पर वो अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस काफ़ी लो रखती है, ठीक है? अब लो प्राइसेस कंपनी क्यों रखती है, ये आपको स्कीमिंग द क्रीम प्राइसिंग के अंदर आप लोग पढ़ेंगे कि स्कीमिंग द क्रीम प्राइसिंग पॉलिसीज के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके फंक्शंस क्या है, इसके मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है। अब यहाँ पर आप लोगों को एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं देती हूँ, यहाँ पर देखिए। अभी यहाँ पर हमने किया कि स्कीमिंग द क्रीम प्राइसिंग पॉलिसी के अंदर आप सबसे पहले चार्ज करते हैं गाइस, सॉरी, यहाँ पर आप हाई प्राइसेस को चार्ज करते हो, ओके, हाई प्राइसेस को। तो अब यहाँ पर आपको ये भी देखना होगा कि आप हाई प्राइसेस क्यों चार्ज कर रहे हो, क्योंकि कंपनीज जो होती है गाइस, वो स्टार्टिंग में प्रमोशन पर बहुत ज्यादा पैसा लगाती है। अब उस पैसे को आप कहाँ से एक तरह से सोर्स लेकर आओगे, कहाँ से लेके आओगे आप? अब वहाँ पर आप जो प्रमोशन पर आपने इतना पैसा लगाया, वो जब आप प्रोडक्ट को बेचने के बाद आप जो प्रॉफिट कमाओगे, वहीं से तो आप उन एक्सपेंसेस को पे करोगे ना। तो अपने जितने भी खर्चे आपने किए, लार्ज स्केल पर आपने प्रोडक्शन किया, तो उन सभी खर्चों को जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए आप अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को हाई सेट करते हो वहाँ पर, ठीक है? और यहाँ पर फिर ये भी हो जाता है भी आगे चलकर आपको कंपटीशन के अंदर प्राइसेस को लो ही करना पड़ेगा, तो आप शुरू में ही प्रॉफिट कमा लेते हो। आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारी सेल्स चलती है, एंड ऑफ सीजन सेल वगैरह चलती है, एंड ऑफ रीजन सेल चलती है, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर कंपनी को पता है भी उन्होंने जितना प्रॉफिट कमाना था उन्होंने 3 to 4 मंथ्स के अंदर कमा लिया। अब तो उनके पास जो स्टॉक बचा हुआ है ना, उसको लो प्राइस करके 60% डिस्काउंट, 80% डिस्काउंट वो लोग कर देते,
ताकि अब उनके पास जो स्टॉक बचा हुआ है, अब उनको उस स्टॉक की बस जो कॉस्ट है, वो उनको किसी तरह से पूरी करनी है, बिकॉज़ प्रॉफिट जो था वो ऑलरेडी कमा चुके हैं हाई प्राइसेस सेट करके। और इसके बिल्कुल अपोज़िट है पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग। पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग के अंदर कोई भी कंपनी जो है वो स्टार्टिंग में लो प्राइसेस को सेट करती है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो मैं देने जा रही हूँ, वो देने जा रही हूँ मैं जियो का। अब जियो कंपनी, रिलायंस कंपनी जो है, उसने जियो के जो नेटवर्क पैकेजेस निकाले, वो शुरू में इतने ज़्यादा लो प्राइस्ड थे कि लोगों ने अपने सभी नंबर्स को पोर्ट कर लिया जियो के अंदर। उनको इतनी ज़्यादा हैबिट हो गई इतना सारा डाटा यूज़ करने की। और यहाँ पर जियो का मेन फ़ोकस क्या था कि उनको एक बार मार्केट शेयर कैप्चर करनी है, और एक बार कस्टमर्स को उनके प्रोडक्ट पसंद आ गए, वो हैबिचुअल हो गए उन प्रोडक्ट को यूज़ करने की, तो जियो किसी भी तरह का कोई प्रोडक्ट निकालेगा तो डेफ़िनिटली उसके कस्टमर्स उन प्रोडक्ट्स को बाय करेंगे। तो ये डिपेंड करता है भई आपका प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है? आपको मार्केट शेयर कैप्चर करना है, आपको टारगेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको प्राइस स्टेबलाइजेशन करना है, या फिर प्रिवेंट कंपटीशन। प्रिवेंट कंपटीशन के अंदर यहाँ पर आ जाता है आपका प्रिवेंट कंपटीशन, कि भाई आप ऐसा प्राइस सेट करें जिससे कोई भी कंपटीटर आपके साथ कंपटीशन में रुक ही नहीं पाएगा। सो व्हाट्स योर ऑब्जेक्टिव, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बेस पर फिर आप प्राइस सेट करते हो, और इन दोनों प्राइसिंग पॉलिसीज में से आप पॉलिसी चूज करते हो कि आप गेन क्या करना चाहते हो, ठीक है? वेदर मार्केट शेयर गेन करना चाहते हो, या स्टार्टिंग में ही आप अपने सारे एक्सपेंसेस को अच्छे से पे करना चाहते हो। उसके बाद फिर यहाँ पर आ जाते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग एंड प्राइस डिटरमिनेशन। ये तो हो गई पॉलिसी। अब आप करेंगे कि कौन से फैक्टर आपके प्रोडक्ट के प्राइस को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर आता है आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है। ठीक है, आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट है फॉर एग्जांपल 400, तो सबसे पहले आप यही तो देखोगे कि आपके प्रोडक्ट पर खर्च कितना हुआ है, फिर उसके बेस पर ही तो आप मार्जिन सेट करोगे ना। तो आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है। सेकंड यहाँ पर फैक्टर आ जाता है आपके प्रोडक्ट की डिमांड क्या है। अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात, आपके प्रोडक्ट के प्राइसेस भी हाई होंगे। देन थर्ड यहाँ पर आ जाता है सेम वैसे ही प्रोडक्ट के लिए आपके कॉम्पिटिटर्स क्या चार्ज कर रहे हैं, दैट मीन्स कॉम्पिटिटिव प्राइस क्या चल रहा है उस प्रोडक्ट के लिए उस इंडस्ट्री के अंदर। फोर्थ फिर यहाँ पर आ जाता है गाइस गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज एंड लीगल पॉलिसीज जो होती है। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ चीजों जैसे पल्सेस वगैरह होती हैं या ऑयल्स वगैरह होते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट की सर्टेन पॉलिसीज होती है, भाई आप इससे ज़्यादा प्राइसेस आप यहाँ पर इस प्रोडक्ट के लिए नहीं ले सकते। सो आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, डिमांड क्या है, आपके कॉम्पिटिटर्स क्या चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो इन और फिर लास्ट में आ जाता है आपकी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है। वही बात है, भी मार्केट शेयर कैप्चर करना है तो आप कॉस्ट पर थोड़ा बहुत ही मार्जिन लोगे, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है तो आप कॉस्ट पर ज़्यादा मार्जिन लोगे। तो आपकी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, लास्ट फिफ्थ, इन सभी चीज़ों पर डिपेंड करता है आपकी कंपनी का प्राइस, और ये सारे फैक्टर आपके प्रोडक्ट के प्राइस को अफेक्ट करते हैं। फिर यहाँ पर आ जाता है प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। प्राइसिंग स्ट्रेटजीज के अंदर आपको मेनली 4 to 5 प्राइसिंग स्ट्रेटजीज याद रखनी होती है, लाइक कॉस्ट प्लस प्राइसिंग स्ट्रेटजी। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग स्ट्रेटजीज के अंदर क्या होता है, आपने कोई प्रोडक्ट 500 का बनाया, उस पर आप कितना मार्जिन, फॉर एग्जांपल आप उस पर 150 रुपीज चार्ज करोगे, तो एक्चुअल जो वहां पर प्राइस निकल कर आएगा वो 650 निकल कर आएगा। दैट इज कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। ये सिंपल है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है आप लोगों का कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। आपके कॉम्पिटिटर्स क्या चार्ज करे सेम वैसे ही प्रोडक्ट के लिए, तो ऐसा ही प्राइस आप अपने प्रोडक्ट के लिए सेट करोगे। दैट इज कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। फिर यहाँ पर एक और आता है गाइस, दैट इज ब्रेक इवन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। अब ब्रेक इवन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी जो है ना, इसका डायरेक्ट रिलेशन है मार्केट शेयर कैप्चर से। ब्रेक इवन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, या सो देखिए, ब्रेक इवन के अंदर आपको ब्रेक इवन से याद आ गया होगा कि आप जब अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेट करते हो तो आप उसमें प्रॉफिट नहीं कमाना चाहते,
आपने प्रोडक्ट अगर 500 का बनाया है तो विदाउट चार्जिंग एनी मार्जिन, विदाउट चार्जिंग एनी प्रॉफिट, आप बिल्कुल कॉस्ट के बराबर ही उस प्रोडक्ट को अपने कस्टमर्स को बेचते हो। ब्रेक इवन प्राइसिंग स्ट्रेटजीज वो कंपनी अपनाती है जिनको अपने प्रोडक्ट का मार्केट शेयर बहुत ज्यादा कैप्चर करना है, वो ब्रेक इवन प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को अपनाती है। फिर यहाँ पर एक और स्ट्रेटजी आती है, दैट इज वैल्यू प्राइसिंग स्ट्रेटजी। वैल्यू प्राइसिंग स्ट्रेटजीज के अंदर क्या होता है कि आप ये देखते कि आप अपने कस्टमर को कितनी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो जितनी ज्यादा वैल्यू आप प्रोवाइड कर रहे हो उतना ही प्राइस आप सेट करोगे। सो दीज आर द प्राइसिंग स्ट्रेटजी। सो हमने प्रोडक्ट कर लिया, देन प्राइस कर लिया, अब हम चलते हैं प्रमोशन डिसीजंस की तरफ। सो प्रमोशन डिसीजन के अंदर आपको बेसिकली 4 डिसीजंस यहाँ पर लेने होते हैं। द फर्स्ट इज पर्सनल सेलिंग, द सेकंड इज सेल्स प्रमोशन, थर्ड इज पब्लिसिटी, फोर्थ इज एडवर्टाइजमेंट। देखो यहाँ पर आपके सामने 4 टूल है। या तो आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करो पर्सनल सेलिंग के थ्रू, या फिर सेल्स प्रमोशन के थ्रू, या पब्लिसिटी के थ्रू। पब्लिसिटी इन द सेंस यहाँ पर आप इसको पब्लिक रिलेशन कह लो। हो सकता है कुछ स्टूडेंट को लगे कि मैम ये तो पब्लिक रिलेशन होता है, आप इसको पब्लिक रिलेशन कह लो, आप इसको पब्लिसिटी कह लो, इज द सेम थिंग। सो इन चारों में से आप किस प्रमोशनल टूल की हेल्प से आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हो इन द मार्केट। सो ओके, लेकिन अगर आपको लगता है भाई मुझे तो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने में किसी भी तरह की कसर नहीं छोड़नी है, तो आप फिर वहां पर यूज करते हो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। अब इंटीग्रेटेड मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, आप अपने प्रोडक्ट के लिए इन चारों में से कोई और टूल नहीं बल्कि चारों ही टूल्स को यूज करते हो। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, कलेक्शन किसी चीज का या जोड़ना, तो आप चारों ही टेक्निक्स का यूज करते हो। सो पर्सनल सेलिंग के अंदर क्या होता है, आपके जो सेल्स पर्सन होते हैं वो डोर टू डोर जाकर आपके प्रोडक्ट को बेचते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो जाता है कि आपके सेल्स पर्सन को बिल्कुल एट द टाइम आपके कस्टमर का रिस्पॉन्स पता चल जाता है, और कई बार तो एट द टाइम सेल्स जो है वो जनरेट हो जाती है। ओके, पोटेंशियल कस्टमर्स का यहाँ पर पता चल जाता है। उसके बाद सेकंड आ जाता है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन के अंदर आता है डिफरेंट जो डिस्काउंट्स कंपनी प्रोवाइड करती है, एग्जीबिशंस वगैरह लगाती है, इवेंट्स वगैरह लगाती है, सेल्स कॉन्टेस्ट वगैरह चलते हैं जिनमें ये होता है भाई फर्स्ट सेकंड जो थर्ड जो भी विनर आएंगे उनको फ्री सैंपल्स मिलेंगे। कई बार तो इवन फॉरेन पैकेजेस तक मिलते हैं, फॉरेन टूर के पैकेजेस वगैरह। तो सेल्स प्रमोशन के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को कुछ लोगों को एक तरह से डिस्काउंट्स की हेल्प से या सेल्स प्रमोट करके आप कुछ लोगों तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाना चाहते हो, और वही लोग फिर उन प्रोडक्ट को यूज करके वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव मार्केटिंग करेंगे रिगार्डिंग योर प्रोडक्ट। सो दैट इज सेल्स प्रमोशन। इसके अंदर एक और आ जाता है आप लोगों का पॉइंट ऑफ परचेज डिस्प्ले। देखिए पॉइंट ऑफ परचेज डिस्प्ले के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, आप कभी भी विशाल मेगा मार्ट, इजी डे, मॉल्स के अंदर जब आप जाते हो शॉपिंग करने, तो फाइनली जो आपका जो काउंटर होता है वहां पर जो बिलिंग एरिया होता है वहां पर आपने देखा होगा जब आप बिलिंग करवा रहे होते हो तो वहां पर काफी सारा सामान रखा होता है। तो वो क्या है, वो पॉइंट ऑफ परचेज डिस्प्ले। दैट मीन्स कंपनी ये चाहती है कि जब आप शॉपिंग करके जा रहे हो, अगर तब भी आपके माइंड में कुछ है, आपका कुछ खरीदना रह गया, तो वो जो बिलिंग एरिया पर जो चीजें लगी होती है दैट इज पॉइंट ऑफ परचेज डिस्प्ले, और वो कहलाता है सेल्स प्रमोशन का ही एक तरह से टेक्निक। थर्ड यहाँ पर आ जाता है पब्लिक रिलेशन और पब्लिसिटी। कुछ कंपनीज जो हैं वो अपने कंपनी की जो अच्छी बातें होती हैं, गुड न्यूज़ होती है, उनको मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स में पब्लिश करवाती है ताकि कस्टमर्स के माइंड में उस कंपनी की जो इमेज है, उस कंपनी की जो इमेज है उसका एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स जाए। ठीक है,
अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ गाइस। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ कंपनीज जिस भी स्टेट के अंदर या जिस भी सिटी के अंदर एस्टैब्लिश होती है, तो वो उस सिटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करवाती हैं। लाइक स्कूल्स वगैरह ओपन करवा देना एंड फूड की फैसिलिटी प्रोवाइड करना पुअर के लिए, वहाँ के जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो उससे लोगों के माइंड में उस कंपनी के लिए एक पब्लिक इमेज क्रिएट हो जाती है और वही पब्लिक इमेज फिर हेल्प करती है उस प्रोडक्ट की रिगार्डिंग प्रमोशन करने की इन द मार्केट। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा आ जाता है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग जो है ये एक नॉन पर्सनल प्रमोशनल टूल है, ठीक है? नॉन पर्सनल है और पेड है। अब नॉन पर्सनल कैसे? आप टीवी के अंदर जो डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट देखते हो, तो उस टाइम पर लाखों करोड़ों लोगों तक वो वही सेम एडवर्टाइजमेंट उनको भी दिख रही है। तो इसलिए इसको कहा जाता है नॉन पर्सनल, इम्पर्सनल। दैट मीन्स कोई पर्सन सामने नहीं बैठा है आपके। वो एडवर्टाइजमेंट हो सकता है क्या पता 1 साल पहले बनी है और आप आज उसको देख रहे हो। सो जब एक कंपनी को अ, एक बार में बहुत सारे लोगों तक अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना हो, मास कम्युनिकेशन करना हो, तब वो एडवर्टाइजमेंट यूज़ करती है, ठीक है? तो ये एक नॉन पर्सनल और पेड फॉर्म है। इसके अपोज़िट बिल्कुल पर्सनल सेलिंग क्या है? ये पर्सनल, इसके अंदर ही पर्सनल मीन्स यहाँ पर डोर टू डोर सेल्स पर्सन जाकर कंपनी के प्रोडक्ट को क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं। सो इन चारों ही टूल्स के अंदर आपको ये भी देखना होता है भी आप किस तरह का प्रोडक्ट बना रहे हैं और उस प्रोडक्ट के लिए आपको क्या करना होगा वहां पर एडवर्टाइजमेंट करनी होगी, पब्लिसिटी, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग या फिर चारों। अब अगर हम कंज्यूमर गुड्स की बात करें ना, जो डे टू डे यूज की जो गुड्स होती है लाइक ब्रेड, बटर्स, मिल्क वगैरह, उसके लिए सबसे ज्यादा यूज की जाती है एडवर्टाइजमेंट। लेकिन अगर आप इंडस्ट्रियल गुड्स की बात करें ना, इंडस्ट्रियल गुड्स वो होती हैं, मशीन्स होती है बड़ी-बड़ी जिनसे फाइनली जो कंज्यूमर गुड्स होती है उनको प्रोड्यूस किया जाता है। तो वहाँ पर पर्सनल सेलिंग जो होती है वो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, ओके? सो इन चारों टूल्स को याद रखना और इनके अंदर किस प्रोडक्ट के लिए कौन-सी टूल यूज़ किया जाएगा, पर्सनल सेलिंग के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, सेल्स प्रमोशन की मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, पब्लिसिटी की, देन एडवर्टाइजिंग की, इनकी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी आप लोगों को करनी है यहाँ पर। सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन। सो डिस्ट्रीब्यूशन देखो, आपने प्रोडक्ट बना दिया, आपने प्राइस सेट कर दिया, आपने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट भी कर दिया। अब फाइनली वहां पर बारी आती है उस प्रोडक्ट को अब डिस्ट्रीब्यूट करने की। मतलब जहां जिन कस्टमर्स को ध्यान में रखकर आपने वो प्रोडक्ट बनाया था, अब उन लोगों को आपको वो प्रोडक्ट अवेलेबल करवाना है। वेदर आप ऑफलाइन करवाओगे या विद द ऑनलाइन करवाओगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यही सारे डिसीजंस आपको फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर लेने होते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर करना है फंक्शंस ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये चैनल्स क्या होते हैं? चैनल्स वो पाथ है, चैनल्स आर द पाथ और चैनल इज अ पाथ। अगर आप एक ही चैनल यूज कर रहे हो, ये वो पाथ है जिसके थ्रू होकर आपका प्रोडक्ट फाइनली मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर के पास पहुंचता है, ठीक है? सो अब ये जो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो हम लोग चैनल लेवल के अंदर पढ़ेंगे, बट अभी इसके फंक्शंस पढ़ते देखो। अब चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर रिटेलर्स आ गए, होलसेलर आ गए, एजेंट आ गया आपका यहाँ पर, ठीक है, मर्चेंट्स आ गए यहाँ पर। तो इनके फंक्शंस क्या है? एक तो ये पोटेंशियल कस्टमर के बारे में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? आपको ये बताते हैं कि इस प्रोडक्ट के लिए कहाँ-कहाँ पर कस्टमर्स हैं। टारगेट मार्केट के बारे में आपको इन्फॉर्म करते हैं। उसके बाद ये काफ़ी हद तक आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड जो जो रिस्क होता है, उस रिस्क को भी काफ़ी हद तक बेयर करते हैं और यू कैन से अज़्यूम करते हैं, ठीक है? उसके बाद ये प्रोडक्ट की जो ओनरशिप होती है, उसको ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर फिर आ जाता है कि जो कस्टमर्स हैं उन तक ये फाइनल प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं। इवन प्रोडक्ट्स की मूवमेंट को और स्टोर करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा होलसेलर जो है मैन्युफैक्चरर से काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट लेकर आता है, अपने पास स्टोर करके रखता है, अलग-अलग रिटेलर्स को फिर वो थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी देता है, ठीक है? तो एक तरह से ये स्टोर
स्टोरिंग का भी काम करते हैं, पोटेंशियल कस्टमर के बारे में पता करते हैं, रिस्क को अज्यूम करते हैं, ओनरशिप को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर। अब फाइनली हम बात करते हैं चैनल लेवल्स की। देखिए यहाँ पर बेसिकली सबसे पहला अगर हम जीरो लेवल की बात करें, ठीक है, जीरो लेवल के अंदर क्या होता है, मैन्युफैक्चरर जो है वो डायरेक्टली अपने एंड यूजर को सामान बेच रहा है। मीन्स यहाँ पर बीच में मीडिएटर्स नहीं है, मैन्युफैक्चरर ने सामान बनाया, उसने डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचा जो उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर जीरो लेवल। उसके बाद आ जाता है वन लेवल। वन लेवल के अंदर क्या होगा, अब ये जो मैन्युफैक्चरर है पहले ये किसको देगा, पहले ये रिटेलर को देगा, ठीक है, रिटेलर्स को। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरर के पास जितना भी क्वांटिटी थी उसने 5 रिटेलर्स को वो सामान दे दिया, ठीक है, सर्टेन क्वांटिटी के अंदर। फिर ये जो रिटेलर्स है ये अपने अपने एरिया के अंदर कंज्यूमर तक क्या पहुंचाएंगे, उस प्रोडक्ट को पहुंचाएंगे, कंज्यूमर उनसे खरीदने आएंगे। जैसे आपकी स्ट्रीट्स के अंदर, आपकी कॉलोनीज के अंदर जो छोटी छोटी शॉप्स होते हैं वो क्या है, वो रिटेलर्स है, ओके। देन नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है टू लेवल। टू लेवल के अंदर क्या होगा, मैन्युफैक्चरर टू जाएगा, मैन्युफैक्चरर टू जाएगा होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर एंड रिटेलर टू कंज्यूमर। मीन्स मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में दो पार्टीज यहाँ पर आ रही है, कौन कौन, होलसेलर और रिटेलर, इसलिए इसको कहा जाता है टू लेवल। सबसे लास्ट जो आता है वो आता है थ्री लेवल। थ्री लेवल के अंदर क्या होता है, मैन्युफैक्चरर टू एजेंट, एजेंट टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर एंड रिटेलर टू कंज्यूमर। तो मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में तीन वहां पर लेवल आ गए, तीन चैनल्स आ गए, तो ये होता है थ्री लेवल, ठीक है। गाइस पता है आप लोग कभी भी नोटिस करना, मेरी स्लाइड्स के अंदर आप लोगों को मटेरियल ज्यादा नहीं मिलेगा, बिकॉज मैं एक्सप्लेनेशन पर ज्यादा फोकस करना चाहती हूँ और आप लोगों के अंदर एक जो राइटिंग की जो हैबिट है ना, एक जो डिक्टेशन की हैबिट है उसको लाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती सब कुछ मैं स्क्रीन पर लिख दूं और आप लोग बस उसका रट्टा मारो, नहीं। आप लोगों के अंदर सुनने का भी पेशेंस हो और लिखने का भी साथ के साथ, ठीक है, तब चीजें आपके माइंड में ज्यादा टाइम तक रहेंगी। तो ये होते हैं जीरो लेवल, वन लेवल, टू लेवल एंड थ्री लेवल्स। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आ जाता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। अब आपको फाइनली 4 डिसीजंस लेने होते हैं। इसको आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी कह सकते हो, और ये जो हमारा लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है उसका भी सिनोनिम है, क्या, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर आपको 4 डिसीजन लेने होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री कंट्रोल एंड वेयर हाउसिंग एंड ऑर्डर प्रोसेसिंग। सो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आपको क्या करना होता है, आपको ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ये डिसीजन लेना है कि आप अपने प्रोडक्ट को ट्रेन्स के थ्रू, एयरलाइंस के थ्रू, पाइपलाइंस के थ्रू एंड रोड्स के थ्रू आप कौन सा ट्रांसपोर्टेशन अपनाएंगे अपने प्रोडक्ट को फाइनल कस्टमर तक पहुंचाने का। और फिर यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का जो डिसीजन होता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपको अपना प्रोडक्ट कितनी स्पीडली पहुंचाना है, आप कितनी कॉस्ट, कितना पैसा आप खर्च कर सकते हो ट्रांसपोर्टेशन पर। अगर आपको स्पीडली भी पहुंचाना है, ठीक है, और आप कॉस्ट भी काफी ज्यादा मतलब खर्च कर सकते हो, तो आप वहां पर एयरलाइंस यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है भी मैं इतनी ज्यादा कॉस्ट नहीं खर्च कर सकता और स्पीड भी मतलब अभी टाइम है प्रोडक्ट पहुंचाने में, मतलब अभी प्रोडक्ट की डिमांड आने में भी टाइम है, तो वहां पर आप ट्रेन्स का यूज कर सकते हो। तो ये डिपेंड करता है आपको क्या स्पीड चाहिए, आपको क्या कॉस्ट आप लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इन्वेंट्री कंट्रोल। आप सबको पता होगा कि किसी भी प्रोडक्ट की जो डिमांड और जो सप्लाई होती है, ठीक है, डिमांड, आप किसी प्रोडक्ट की जब डिमांड होगी तभी उसकी सप्लाई होगी। तो डिमांड में और सप्लाई में वहां पर डिफरेंस हो सकता है। मीन्स जिस टाइम आपने प्रोडक्ट बनाया हो सकता है उस टाइम आपके प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, अभी मार्केट के अंदर प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, तो आप उस टाइम पे सप्लाई नहीं करोगे। तो इन दोनों के बीच में वो जो बीच का जो टाइम होता है
और अगर आपके कस्टमर को एक सर्टेन टाइम पर उस प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ी, तो आपके पास एक सर्टेन लेवल ऑफ इन्वेंटरी आपके पास होना चाहिए। तो आपको कितना लेवल ऑफ स्टॉक अपने वेयर हाउसेस के अंदर रखना है, तो उस लेवल ऑफ स्टॉक से रिलेटेड आप यहाँ पर इन्वेंटरी कंट्रोल के अंदर डिसीजन लोगे। फिर आप यहाँ पर ये भी देखोगे कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कितने टाइम तक रुक सकता है। हो सकता है वो पेरिशेबल गुड्स हैं या काफ़ी लंबे टाइम तक रुक सकती है। जैसे अ, फैशनेबल जो थिंग्स होते हैं वो काफ़ी लंबे टाइम तक रुक सकते हैं, लेकिन जो पेरिशेबल गुड्स होती है जो जल्दी खराब हो जाते हैं लाइक मिल्क, ब्रेड्स, वेजिटेबल्स वगैरह, उनका इन्वेंटरी आप थोड़े हद तक ही रखते हो, ज़्यादा बड़े लेवल पर आप नहीं रखोगे। नेक्स्ट आ जाता है वेयर हाउस। ठीक है, वेयर हाउस के अंदर आप यहाँ पर डिसीजन लेते हो कि आप वेयर हाउस खुद का लोगे या फिर आप रेंट पर लोगे। आप प्लेस ऑफ प्रोडक्शन के पास लोगे, मीन्स फैक्ट्री के पास लोगे, या फिर मार्केट के पास आप वेयर हाउस लोगे, ताकि जब भी आपको जरूरत पड़े प्रोडक्ट की आप फटाफट अपने वेयर हाउस में से निकाल कर ले आओ। सो वेयर हाउस इसलिए लिया जाता है ताकि आप काफी ज्यादा गुड्स को स्टॉक कर पाओ वेयर हाउस के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर को प्रोसेस करने के, कस्टमर से प्रोडक्ट्स के ऑर्डर लेने में बहुत सारी आजकल क्या चल रही है, टेक्निक्स चल रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। जैसे आप लोग जब डोमिनोज़ वगैरह के अंदर जब खाना खाने जाते हो, आपने देखा होगा कि वहाँ पर आप अपनी आपको जो भी खाना खाना है, आप उसके लिए अपनी मनी पे कर देते हो, ठीक है? और फिर वहाँ पर एक डिस्प्ले लगा होता है जिसमें नंबर चलते रहते हैं 37, 38। तो जैसे ही आपका वो ऑर्डर नंबर होगा, आपको दिखाई देगा और आप अपना वहाँ पर प्रोडक्ट लेने चले जाओगे। तो आप किस तरह का प्रोसेस या किस तरह की टेक्निक अपनाना चाहते हो ऑर्डर्स को प्रोसेस करने के लिए, यहाँ पर आपको वो डिसीजंस लेने होंगे। जितनी ज़्यादा ऑर्डर प्रोसेसिंग की स्पीड ज़्यादा होगी, उतनी ही कस्टमर सेल्स सर्विसेज जो आप प्रोवाइड करोगे, वो अच्छी होगी। ओके, सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आ जाता है कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस, एंड लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा सर्विस मार्केटिंग मिक्स। सो पहले हम लोग सर्विस मार्केटिंग मिक्स करते हैं, देन आफ्टर दैट हम लोग कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस करेंगे। आप सबने प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स के बारे में सुना है, जिसके अंदर टोटल 4 पीस होते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। लेकिन जब आप सर्विस मार्केटिंग मिक्स की बात करते हो, तो वहां पर आ जाते हैं टोटल 7 पीस। 4 पीस तो यही आएंगे प्रोडक्ट वाले, और इसके अंदर 3 पीस और इंक्लूड हो जाते हैं, और 3 पीस इंक्लूड होते ही बन जाता है 7 पीस मॉडल बाय बूम्स एंड बिटनर। ठीक है, सर्विस मार्केटिंग मिक्स जो है ये दिया है बर्नार्ड एच बूम्स एंड मैरी जे बिटनर ने। ठीक है, और जो प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स था वो किसने दिया था? जीरो मैकार्थी ने। सो यहाँ पर जो अलग से 3 पीस आएंगे वो आएंगे पीपल। ठीक है, आपको 4 पीस के बारे में पता है, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। सो यहाँ पर ना आपको अब ये याद रखना है कि पीपल का मतलब क्या है, प्रोसेस का मतलब क्या है, और फिजिकल एविडेंस का मतलब क्या है। पीपल का मतलब यहाँ पर आप अपने मैनेजमेंट या ओनर की बात नहीं कर रहे हो। पीपल यहाँ पर वो लोग हैं जो आपके कस्टमर से डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, लाइक कॉल सेंटर्स के अंदर कस्टमर केयर्स वाले होते हैं। ठीक है, एंड फॉर एग्जांपल आप होटल के अंदर, रेस्टोरेंट्स के अंदर खाना खाने गए, तो वहाँ पर जो वेटर्स वगैरह होते हैं, अगर ये आपके कस्टमर के साथ अच्छा बिहेव करेंगे, तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड बनी रहेगी। तो जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है कस्टमर के साथ जिनका, वो कहलाते हैं पीपल। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पर प्रोसेस। आपका प्रोडक्ट प्रोवाइड करने की जो प्रोसेस है वो कितनी स्पीडली है और कितनी अच्छी है, वो है प्रोसेस के अंदर। ठीक है, आप किसी होटल के अंदर खाना खाने गए, तो वहां पर कितनी जल्दी आपको फूड सर्व किया गया, कितनी हाइजीनिक वे में किया गया, दैट इज प्रोसेस। फिजिकल एविडेंस के अंदर यहाँ पर आ जाएगा कि आप एक होटल के अंदर रुके, आप एक फॉरेन टूर पर गए हुए थे, आप एक होटल के अंदर, तो कितनी साफ सफाई से वहां पर रूम्स थे, कितनी जल्दी आपको चीजें वहां पर प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, और फिजिकल एविडेंस का मतलब है कैसा वहां का एनवायरनमेंट था।
आप एक रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने गए, वहाँ पर अच्छा म्यूज़िक चल रहा है, अच्छे फाउंटेन्स चल रहे हैं, सीटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छी है। तो उस फूड के साथ, उस डिलीशियस फूड के साथ जो एक्स्ट्रा आपको वहाँ पर एक्सपीरियंस मिला, दैट इज़ फिजिकल एविडेंस। तो अगर ये 3 चीज़ें भी अवेलेबल होंगी, तो आपकी सर्विस जो है, वो मार्केट के अंदर उसकी डिमांड बनी रहेगी। अब यहाँ पर आप लोगों के माइंड में एक और आई नो डाउट होगा कि मैम प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स के अंदर तो प्रोडक्ट डिनोट कर रहा है प्रोडक्ट को, बट सर्विस मार्केटिंग मिक्स के अंदर भी गाइस जो प्रोडक्ट है ना, वही सर्विस को डिनोट कर रहे हैं। सर्विस सेक्टर के अंदर जब नई नई सर्विसेज लॉन्च की जाती है, तो उनको प्रोडक्ट से ही कई बार डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो 7 पीस मॉडल कहा जाता है इसको, बूम्स एंड बिटनर ने दिया है। इसके अंदर जो 3 पीस और इंक्लूड हो जाते हैं, वो है पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। ओके, अब हम फाइनली चलते हैं कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस की तरफ। सो कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस के अंदर सबसे पहले आपको करनी है प्रोसेस। प्रोसेस के अंदर सबसे पहले जो स्टेज आती है, दैट इज आइडिया, नीड रिकग्निशन। देखिए, आप किसी प्रोडक्ट को क्यों खरीदते हैं? या तो आपको उसकी जरूरत पड़ी, या तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस हुई, ठीक है। सबसे पहला आएगा नीड और प्रॉब्लम रिकग्निशन। आप डेली जॉब पर जाते थे, आपको बसेस में, ऑटो में जाना पड़ता था और आपका टाइम बहुत वेस्ट होता था, किराया बहुत लगता था। तो आपको लगा कि क्यों ना एक स्कूटी ही खरीद ली जाए। तो आपको प्रॉब्लम भी फेस हो रही थी, आपको ज़रूरत फ़ील हुई। अब आपको स्कूटी खरीदनी है। अब हम एक एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं। उसके बाद अब भाई स्कूटी तो बहुत सारी कंपनीज़ बनाती हैं, ठीक है? तो अब आप क्या करेंगे? आप इन्फॉर्मेशन सर्च करेंगे। दैट मीन्स कौन-कौन सी कंपनी स्कूटी बना रही है, कितने प्राइस पर दे रही है, इंस्टॉलमेंट पे दे रही है, कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रही है इंस्टॉलमेंट पे। तो आप यहाँ पर डिफरेंट अल्टरनेटिव्स के लिए आप इंफॉर्मेशन सर्च करोगे। आपने यहाँ पर 5 स्कूटीज़, 5 कंपनीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन सर्च की। अब तीसरा यहाँ पर आ जाएगा इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। दैट मीन्स आप इसको शॉर्ट में कह सकते हो कंपैरिजन। अब जो आपने वो 5 कंपनीज़ की स्कूटीज़ को सर्च किया था, वो आप पाँचों में कंपैरिजन करोगे, प्राइस में कंपैरिजन करोगे, क्वालिटी में, ठीक है, कितनी अच्छी वो सर्विसेज प्रोवाइड करे, आफ्टर सेल सर्विसेज, ठीक है। अब आपने कंपैरिजन कर लिया, ठीक है। फोर्थ पे आप क्या करोगे? आप फाइनल परचेज डिसीजन लोगे। अब परचेज डिसीजन के अंदर क्या होता है कि आपने जो स्कूटीज को वहां पर इवेल्युएट किया था, आपने उनमें से डिसाइड कर लिया कि भाई आप हीरो होंडा की स्कूटी लोगे, ठीक है, ओके। और फिफ्थ यहाँ पर आ जाता है फिर परचेज इवैल्यूएशन। परचेज इवैल्यूएशन के अंदर है कि उस प्रोडक्ट को खरीदने के बाद आपका फाइनल वहां पर एक्सपीरियंस क्या रहा है, आपकी लर्निंग क्या रही है। अगर आपका एक्सपीरियंस बुरा रहा, तो आप ना तो खुद कभी उस कंपनी के प्रोडक्ट खरीदोगे, ना ही अपने रिलेटिव्स एंड अपने फ्रेंड्स को आप क्या करोगे, उनको सलाह दोगे, सजेशन दोगे। तो परचेज इवैल्यूएशन में देखा जाता है भी आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है वहां पर, ओके। अब हम फाइनली चलते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कंज्यूमर के बाइंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर आता है पर्सनल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर के अंदर लिख लीजिए, इसके अंदर आता है आपकी एज। एज के अकॉर्डिंग आपने देखा होगा प्रोडक्ट्स को चूज करने की जो चॉइस होती है वो चेंज हो जाती है। आपका ऑक्यूपेशन क्या है? इफ यू आर अ टीचर, आपकी क्लोथिंग जो स्टाइल है वो अलग होगा। इफ यू आर अ कॉर्पोरेट पर्सन, तो आपका कपड़ों का स्टाइल कुछ और होगा, आप उसके अकॉर्डिंग कपड़े खरीदेंगे, ठीक है। तो एज हो गया, ऑक्यूपेशन हो गया, योर इनकम, ठीक है। आपकी इनकम जितनी ज्यादा होगी, आपकी प्रोडक्ट चूज करने की अलग वहां पर चॉइस होगी, और इनकम जितनी कम होगी। अब आपने देखा होगा गाइज, लोग 10,000 का फोन भी लेते हैं, लोग 30,000 का फोन भी लेते हैं। तो वो उनका पर्सनल फैक्टर कि उनका इनकम लेवल क्या है। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है सोशल फैक्टर। आपकी फैमिली यहाँ पर सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन माना गया है एक कंज्यूमर की बाइंग डिसीजन को अफेक्ट करने में, ठीक है। आप रिच फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपके बाइंग पैटर्न अलग होंगे, पुअर फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपके बाइंग पैटर्न अलग होंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर आता है आपका ग्रुप, आपका फ्रेंड सर्कल, आपकी सोसाइटी, जिस सोसाइटी से आप बिलोंग करते हो, आपका ग्रुप की बाइंग हैबिट्स जो होंगी, वो आपकी बाइंग हैबिट्स को काफी हद तक क्या करेंगी, अफेक्ट करेंगी। थर्ड यहाँ पर आ जाता है कल्चरल फैक्टर्स। कल्चरल फैक्टर्स के अंदर यहाँ पर आएगा
हमारी कंट्री के एक रीजन का जो कल्चर होगा वो डिफरेंट होता है अदर रीजन के कल्चर से। तो उनकी कल्चर के अकॉर्डिंग ही उनकी चीज़ें खरीदने की जो चॉइसेस होंगी वो डिफरेंट होंगी। जैसे आपने देखा होगा मेट्रो सिटीज़ के अंदर लोग जो है वो लाइफ़स्टाइल्स की चीज़ें ज़्यादा खरीदते हैं और जो नॉर्मल सिटीज़ के स्मॉल स्मॉल टाउन्स के जो लोग हैं वो ट्रेडिशनल कपड़े, ट्रेडिशनल चीज़ें ज़्यादा खरीदते हैं, ठीक है? अब हिंदू जो कल्चर है वो काऊ को वर्शिप करते हैं तो वो बीफ या मीट्स वगैरह नहीं खाते। तो आपका कल्चर क्या है? आपका कल्चर भी डिफाइन करते हैं कि आपका ड्रेसिंग स्टाइल्स क्या है, आपकी फूड हैबिट्स क्या है। ओके? एंड द लास्ट इज साइकोलॉजिकल फैक्टर। आपकी पर्सनैलिटी टाइप, आपकी परसेप्शन, आपका लर्निंग, आपका एटीट्यूड, आपका सेल्फ कंसेप्ट। सेल्फ कंसेप्ट के अंदर फॉर एग्जांपल किसी को स्पोर्ट्स वॉचेस पसंद है, किसी को नॉर्मल वॉचेस पसंद है, किसी को स्पोर्ट्स कार पसंद है, किसी को स्पोर्ट्स बाइक पसंद है, किसी को नॉर्मल, ठीक है? इवन अगर आप स्पेक्स लगाते हैं तो किसी को बड़े-बड़े ग्लासेस वाले स्पेक्स पसंद है। तो आपका सेल्फ कंसेप्ट क्या है? आप खुद के बारे में अपनी इमेज क्या रखते हो, ठीक है? देन साइकोलॉजिकल फैक्टर में लर्निंग आ जाएगा। अभी हमने स्कूटी का एग्जांपल लिया था, ठीक है? कि आपका किसी कंपनी के प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आपकी क्या लर्निंग, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, तो वो इन फ्यूचर में उस कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदने में आपकी बाइंग हैबिट्स को क्या करेगा, उसको इन्फ्लुएंस करेगा। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर आपका परसेप्शन। कुछ लोगों का परसेप्शन होता है, अभी मॉल्स के अंदर चीज़ें महँगी मिलती है, तो वो लोकल मार्केट से खरीदते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि मॉल्स के अंदर चीज़ें महँगी मिलती है, बट क्वालिटी होती है, तो वो वहाँ से खरीदेंगे। तो आपका परसेप्शन क्या है चीज़ों के प्रति, तो वो भी आपकी बाइंग हैबिट्स को, इवन आप कहाँ से बाय कर रहे हैं, उस लोकेशन को भी अफ़ेक्ट करेगा। सो गाइज़ ये बिल्कुल एक समरी रिवीजन था, तो लेकिन आपको इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती है। मैंने एक क्लियर कट आपको समरी रिवीजन यहाँ पर करवा दिया कि क्या-क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है और उनके अंदर आपको क्या-क्या पढ़ना है। बट इनके अंदर बहुत कुछ है पढ़ने का, तो प्लीज़ इन टॉपिक्स को अब आप लोग डेप्थ नॉलेज के साथ एक्सप्लेन करिएगा। एंड अगर आप चाहते हैं मैं और ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स और ज़्यादा एमसीक्यू सीरीज़, टॉपिक रिविजन्स लेकर आऊँ, तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा और इन वीडियोस को शेयर करो अदर स्टूडेंट्स के साथ ताकि उनको भी बेनिफिट मिले, और लाइक करो ताकि टीचर्स को भी मोटिवेशन मिले, क्योंकि आपका एक लाइक 1000 टाइम्स एक टीचर को मोटिवेट करता है। सो दैट्स इट फॉर द टुडे सेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन हैव अ ग्रेट लाइफ एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू।